चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दुआ करिए मेरी आवाज में इतनी ताकत आए कि मेरे सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हो और मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे सवाल करूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अब तैयार रहना बैजलपुरा वालों कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। और मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हमने देश को अच्छे दिन दिए। ये कैसे अच्छे दिन है भाई? मैं तो ये अच्छे दिनों को देख करके शायर हूं तो हर जगह जाके ये 4 मिसरे पढ़ता रहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मैं सीधे उन्हीं से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। जिस गुजरात के विकास का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा गया, उस गुजरात के विकास का सच जानना है तो मुझे सुनो आप। ये वो गुजरात है जहां सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये है गुजरात के विकास का सच। यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। ये है गुजरात के विकास का सच। मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से टकराती है, भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां के मंत्री सड़क बनवाते हैं, उद्घाटन करते हैं, सड़क पर नारियल फोड़ते हैं, असलम भाई तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा और नौजवान साथियों खास तौर से आपसे कहूंगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी चैनल पर चुनाव जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस यहां सरकार बनाने जा रही है। वक्त की पाबंदियां हैं। मैं जानता हूं आप शायरी भी सुनना चाहते हैं, नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं तो शायर हूं, सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। तो मैं तो चारों तरफ जा करके हमेशा महंगाई देखता हूं, माओं को अपने घरों में रसोई में आटा चावल दूध दही खरीदने के लिए परेशान देखता हूं, तो मैं तो पूछ लेता हूं उनसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, देखिए मैं शायर हूं तो मुझे छूट है, मैं कह सकता हूं, मुझे हक है। मैं तो सोच रहा हूं मैं किसी दिन संसद में भी खड़ा होकर ये नज्म उनको जरूर सुनाऊंगा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इधर जो लोग खड़े हैं आपका भी समर्थन चाहिए मुझे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा,
कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। इस मुल्क में दो ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो सोचती है कि मुल्क उसकी तानाशाही से चलेगा, मुल्क उनकी मर्जी से चलेगा, लेकिन एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, जो ये कह रहे हैं कि मुल्क महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा, मौलाना आजाद के सपनों से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों से चलेगा। और उसी मिशन को लेकर के, उसी ताकत को लेकर के, नफरत के खात्मे के लिए एक शख्स है जो पिछले 83 दिन से हर रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसका नारा क्या है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक तरफ जब हुकूमतों में बैठे हुए लोग पूरे मुल्क में नफरत फैलाने में लगे हैं, ऐसे वक्त में एक अकेला नेता इस देश में जो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं। मैं देख के आया हूं उस यात्रा को, मैं शामिल रहा हूं उस यात्रा में, मैं चलता रहा हूं उस यात्रा में, मैं गांधी के गुजरात में खड़ा हूं। इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मुझसे मीडिया के साथी कहते हैं इमरान साहब आप इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, तब मैं कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता, लेकिन मैं अगर इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ भी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नया गांधी, इस दौर का गांधी अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में भाईचारा आए, मोहब्बत आए, प्यार आए। मेरे भाई, 5 दिसंबर को आपको ईवीएम की कतारों में खड़े होना है, पोलिंग बूथ पर जाना है, तो जब जाइए तो बुनियादी मुद्दों को याद करके जाइए। याद करिएगा, बटन दबाने से पहले ये याद रहे कि आपके इसी सूबे में 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से एक ऐसा पुल जिसका रखरखाव किया जाना था वो पुल ढह गया और 135 लाशें बिछ गईं। ये याद रखिएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये बात याद रखिएगा कि जब 135 लाशें बिछी थी, मोरबी में कफन सिले जा रहे थे, तो हुकूमत का फर्ज यह था कि पूरा प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी खुद यहां थे, वो सारे के सारे मोरबी में मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस, देश का हाकिम दिन में 3 बार कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहा था। याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को। असलम साहब मुंबई से आए हैं, वो मंजर याद रखिएगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास से 5 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी दिखा करके टीवी चैनलों पर सरकारी एजेंसियों ने जो तमाशा करवाया था उसे याद रखिएगा। लेकिन फिर यह भी याद रखिएगा कि इसी गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और मीडिया में बात तक नहीं हुई। याद रखिएगा, याद रखिएगा नौजवान साथियों, आप खास तौर से याद रखिएगा कि यह गुजरात है जहां 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और आप जब नौकरी पाने की तलाश में पर्चा भरते हैं तो पर्चा देने से पहले पेपर लीक हो जाता है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा बटन दबाने से पहले कि यह गुजरात है, यहां शराबबंदी है,
अपनी जान गंवा देते हैं। और जब मैं और कांग्रेस के बाकी सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस दौरान सरकार से कहते हैं कि जवाब दो इन 70 मौतों का गुनहगार कौन है, तो सरकार कहती है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। वो उनका एक मुख्यमंत्री आएगा, वो कहेगा कि राहुल गांधी की दाढ़ी तो सद्दाम हुसैन से मिलती है, वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो ये कहे तो पलट के आप उन्हीं से कह दीजिएगा कि भैया आप भी आईना देख लो, आपकी शक्ल भी मोदी जी के दोस्त नवाज शरीफ के जैसी लगती है। उन्हें कह दीजिएगा, मुद्दों पे डटे रहिएगा, पूछिएगा कि महंगाई कैसे बढ़ गई। आप तो कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश की तिजोरी सौंप दो, मैं खजाना नहीं लूटने दूंगा। लेकिन मेरी माओ बहनों, ये याद रखिएगा कि आज से 6 साल पहले एक दिन टीवी चैनलों पर वो नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 का नोट बंद। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अपने पल्लू में छुपा करके, रसोई में आटे के डब्बे में छुपा करके जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे ना घर वालों से, ताकि बच्चों की किसी मुसीबत में काम आए, उस पैसे को आपसे छीन के बैंक में जमा करवाना था, ताकि अपने उद्योगपतियों दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सके, आपको लूट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा सके। याद रखिएगा, तब जाइएगा और वोट करिएगा। मैं तो अलग ऐलान चारों तरफ सवाल करता हुआ फिर रहा हूं। डराने की कोशिशें की जाती हैं, आवाज दबाने की कोशिशें की जाती हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। याद रखिएगा कि जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के महिला सम्मान, महिला सुरक्षा का भाषण दे रहे थे, तो उसी दिन, उसी के 2 घंटे बाद, इसी गुजरात में भारत की एक बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे। याद रखिएगा। अभी 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। दुआ करिए मेरी आवाज में इतनी ताकत आए कि मेरे सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हों और मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे सवाल करूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो संस्कृत का एक सूत्र वाक्य पढ़ा करता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस देश में नारियों की पूजा होने पर देवता निवास करते थे, वहां नारियों की पूजा छोड़िए बलात्कारियों की पूजा हो रही है। और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। भारत की बेटी के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है बोलने के लिए। याद रखिएगा, मैं राजू भाई के लिए आपके पास दामन फैलाने के लिए इसलिए आया, वो थोड़ा सा मौका था। इससे पहले एक सभा में था, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब थे बेरामपुरा में, वहां मौजूद था, वहां से किसी तरह भाग करके यहां पहुंचा, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है।